नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार राणा सांगा ने मेवाड़ के सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें निष्क्रिय किया तथा दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान को 2 बार परास्त करके संपूर्ण उत्तर भारत का नेतृत्व दिल्ली से मेवाड़ की तरफ मोड़ दिया। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल इनक्रेडिबल इंडियन हिस्ट्री को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियोस मिलती रहें। इस समय दिल्ली के सुल्तान को राणा सांगा द्वारा 2 बार परास्त किए जाने पर मेवाड़ एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहा था, जिससे संपूर्ण उत्तर भारत की शक्ति तथा राजनीति का केंद्र मेवाड़ बन गया और दिल्ली की शासन व्यवस्था पूर्णतः शिथिल हो गई। इब्राहिम लोदी की निर्बलता के कारण दिल्ली के अधीनस्थ सामंतों या जागीरदारों में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई। इसी असुरक्षा की भावना के कारण सभी सामंतों तथा जागीरदारों ने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह करना आरंभ कर दिया। इस अवसर का लाभ उठाकर इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां लोदी तथा चचेरे भाई आलम खां लोदी ने बाबर को हिंदुस्तान आने के लिए संदेश भेजा। बाबर तैमूर के 5वें वंशज उमर शेख मिर्जा का पुत्र था तथा बाबर की माता चंगेज खान की 14वीं वंशज कुतुब निगार खानम थी। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की उम्र में फरगाने का सुल्तान बना। एक बार जब उससे वह राज्य छिन गया तो कुछ समय वह किसी गांव के मुखिया के घर ठहरा था, जहां मुखिया की 111 साल की बूढ़ी माता बाबर को तैमूर द्वारा भारत में की गई लूटपाट के किस्से सुनाया करती थी। यहीं से बाबर के दिल में भारत में राज्य स्थापित करने की इच्छा जागृत हुई। जब उसे फरगाने को वापस पाने की कोई उम्मीद नहीं दिखी तो उसने 1504 में काबुल में अपना अधिकार जमा लिया। यहाँ से बाबर ने पहले भी 4 बार हिंदुस्तान में राज्य स्थापित करने के इरादे से आक्रमण किए, लेकिन किन्हीं कारणों से हर बार छुटपुट लूटपाट के बाद उसे वापस जाना पड़ा। यह 5वीं बार था जब बाबर ने स्थायी रूप से अधिकार करने के उद्देश्य से सन 1525 में काबुल से 12,000 की सेना के साथ हिंदुस्तान की तरफ कूच किया। मार्ग में लूटपाट करते हुए उसने पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में अपने सैन्य शिविर जमा लिए। यहाँ 21 अप्रैल सन 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी की विशाल सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में बाबर के पास लगभग 12,000 से 25,000 तक की सैन्य शक्ति थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 50,000 से 1 लाख का सैन्य बल था। फिर भी इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस युद्ध के अलावा हिंदुस्तान में बाबर ने जितनी भी लड़ाइयाँ जीती, उसका मुख्य कारण था बाबर की उज़्बेकों से सीखी हुई तुलगमा युद्ध पद्धति। इसमें आमने सामने से न लड़कर त्रिशूलाकार में शत्रु की सेना को दोनों तरफ से घेर लिया जाता था। हिंदू राजा तथा अफगान तुलगमा युद्ध पद्धति से अनभिज्ञ अपनी प्राचीन पद्धति से ही युद्ध लड़ा करते थे। इसी कारण वे बाबर की सेना के घेराव में आ जाया करते थे। दूसरा मुख्य कारण था तोपों और बंदूकों का प्रयोग। बाबर अपने साथ काबुल से 24 तोपें लाया था। हिंदुस्तान में सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया था। इस विजय के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया, लेकिन बाबर जानता था कि यदि हिंदुस्तान में शासन करना है तो उसे राणा सांगा से मुकाबला करना होगा। महाराणा सांगा की शक्ति, युद्ध कौशल तथा वीरता से वह भली भांति परिचित था। बाबर ने राणा सांगा पर प्रतिज्ञा भंग का आरोप लगाते हुए कहा कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए संदेश भेजकर बाबर को हिंदुस्तान बुलाया था। इस सहायता के बदले राणा ने उसे दिल्ली पर तथा स्वयं आगरा पर शासन करने का वचन दिया था, किंतु युद्ध के समय राणा ने वचन भंग किया। वह युद्ध के मैदान में नहीं आया। बाबर द्वारा राणा सांगा पर लगाए गए इस आरोप के साक्ष्य हमें सिर्फ बाबर की पुस्तक तुजु के बाबरी में ही देखने को मिलते हैं।
जबकि राजपूताने के ऐतिहासिक दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए रायसीन के सरदार सिलहदी तंवर के माध्यम से संदेश भिजवाकर राणा सांगा से सहायता मांगी थी। यदि तार्किक आधार पर देखा जाए तो राणा सांगा पहले ही 2 बार इब्राहिम लोदी को परास्त कर चुके थे। इब्राहिम लोदी को परास्त करने में उन्हें किसी विदेशी आक्रांता की सहायता की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बाबर हिंदुस्तान में मात्र 12,000 सैनिकों के साथ आया था। उसने अवश्य इब्राहिम लोदी को हराने के लिए उस समय के हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली राजा से सहायता मांगी होगी, क्योंकि बाबर जानता था कि राणा सांगा पहले ही इब्राहिम लोदी को 2 बार परास्त कर चुका है। राणा सांगा ने जब बाबर की सहायता करने के बारे में अपने सामंतों से पूछा तो सभी ने जवाब दिया कि सांप को दूध पिलाने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए पानीपत के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की। इस बारे में आप भी अपने विचार हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि वास्तविकता में सहायता की आवश्यकता किसे रही होगी। राणा सांगा भी जानते थे कि इस बार शत्रु इब्राहिम लोदी से अधिक प्रबल है, इसलिए राणा सांगा ने अपनी सेना को संगठित करना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम महाराणा सांगा ने अपनी सेना को गागरोड से चित्तौड़गढ़ में बुला लिया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली के अधीनस्थ इलाकों में अव्यवस्था व्याप्त हो गई। इसका लाभ उठाकर राणा सांगा ने खंडार पर आक्रमण कर खंडार सहित आसपास के 200 गांवों पर कब्जा कर लिया। राणा के अधिकार करने से इन गांव की मुस्लिम आबादी को यहां से पलायन करना पड़ा, जिसने जाकर बाबर को राणा के प्रति उकसाने का कार्य किया। परिणाम स्वरूप बाबर ने धौलपुर तथा ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। सैनिक और राजनीतिक दृष्टि से भरतपुर जिले में स्थित बयाना बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। बयाना पर राणा सांगा का अधिकार था। राणा सांगा ने बयाना निजाम खां को जागीर में दे रखा था। बाबर ने बयाना पर अधिकार करने के लिए सर्वप्रथम अपने मित्र इश्क आका को भेजा, किंतु यह बयाना पर अधिकार करने में असफल रहा। इसके बाद बाबर ने अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को भेजा। इसने बयाना पर अपना अधिकार कर लिया। सूचना मिलने पर राणा सांगा ने बयाना आकर बयाना के दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। राणा सांगा द्वारा बयाना के दुर्ग की घेराबंदी करने पर बाबर ने मेहंदी ख्वाजा की मदद के लिए मोहम्मद सुल्तान मिर्जा को भेजा, लेकिन राणा सांगा और उसके वीर सैनिकों ने बयाना के युद्ध में मुस्लिम सेना को बहुत बुरी तरह से परास्त किया। इस युद्ध में राणा सांगा के युद्ध कौशल से बाबर की सेना में इतना भय व्याप्त हो गया था, जिसके संबंध में बाबर ने अपनी पुस्तक तुझके बाबरी में लिखा है कि बयाना से हारी हुई सेना जब बाबर के पास पहुंची तो इस हारी हुई सेना ने राणा सांगा तथा उसके वीर सैनिकों के युद्ध कौशल और वीरता की बड़ी प्रशंसा की, जिससे बाबर की सेना में भय का माहौल बन गया। बाबर को सूचना मिली कि सांगा बयाना से 10 मील बसावर के पास आ पहुंचा है, तो बाबर ने भी सेना सहित राणा की तरफ कूच किया। इस बार राणा सांगा ने भी युद्ध से पहले राजपूताने की एक प्राचीन परंपरा पाती पर्वन की प्रथा को पुनर्जीवित करते हुए सभी राजाओं को एक विदेशी अधर्मी आक्रांता के खिलाफ संगठित होकर युद्ध लड़ने के लिए संदेश भिजवाए, जिस कारण सभी राजपूत राजाओं ने स्वयं या अपने प्रतिनिधियों को इस युद्ध में हिस्सा लेने भेजा। राणा सांगा एकमात्र ऐसे राजा थे जिनके ध्वज तले सभी राजपूत राजाओं ने एक साथ एक युद्ध में भाग लिया था। बाबर का एक मुख्य सेनापति अब्दुल अजीज बाबर से पहले अपनी सेना सहित खानवा पहुंच गया। राणा ने उस पर हमला किया। बाबर ने उसकी सहायता के लिए मुहिब अली के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी भेजी, किंतु राणा ने इस युद्ध में शत्रुओं से उनका ध्वज तक छीन लिया। इस हमले में मुस्लिमों के कई मुख्य पदाधिकारी मारे गए तथा कई बंदी बना लिए गए। इसके बाद सभी राजपूत अपने डेरों में लौट गए। राणा की तीव्र गति, बयाना की लड़ाई में हारे हुए सैनिकों से राणा के युद्ध कौशल की प्रशंसा सुनकर बाबर की सेना पहले ही हतोत्साह थी। अब सेनापति अब्दुल अजीज की पराजय ने बाबर की सेना को और भी निराश कर दिया था। इसी समय बाबर ने काबुल से और अधिक सेना बुलवाई। इन्हीं के साथ काबुल से एक ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ भी आया था। उस ज्योतिषी ने कहा कि मंगल का तारा पश्चिम में है। इस समय युद्ध हुआ तो बाबर की हार निश्चित है।
इससे सेना और ज्यादा डर गई। बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुके बाबरी में लिखा है कि इस समय पहले की घटनाओं से क्या छोटे क्या बड़े सभी सैनिक भयभीत और हतोत्साह थे। कोई भी आदमी ऐसा न था जो बहादुरी की बात कहता या हिम्मत की सलाह देता। बाबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करना। बाबर ने बड़ी ही चतुराई से इस युद्ध को सेना के सामने धर्म युद्ध के रूप में बदल दिया। 25 फरवरी सन 1527 को बाबर ने कभी शराब न पीने की प्रतिज्ञा की तथा शराब के पात्रों को तुड़वाकर गरीबों में दान कर दिया। बाबर ने अपनी दाढ़ी न कटवाने का संकल्प किया तथा उसने सेना की धार्मिक भावनाओं को उकसाने के उद्देश्य से जीवन और मृत्यु से संबंधित सेना को एक उपदेश दिया। उसने कहा कि इस लड़ाई में हम मरेंगे तो शहीद होंगे, यदि जीतेंगे तो गाजी कहलाएंगे। इसलिए सबको कुरान हाथ में लेकर कसम खानी चाहिए कि प्राण रहते कोई भी युद्ध में पीठ दिखाने का विचार न करेगा। बाबर निरंतर युद्ध की तैयारियां करता रहा। वह अपनी सेना का मनोबल बढ़ाता रहा तथा रणनीति तैयार करता रहा। इतने दिन शांत बैठने से राणा की सेना में जितने भी राजपूत तथा सैनिक थे उनमें धीरे धीरे वो जोश तथा उत्साह न रहा जो उन्होंने पहले के युद्धों में दिखाया था। बाबर ने खानवा पहुंचकर युद्ध के लिए नियत की गई भूमि से 1 कोस दूर सैन्य शिविर जमा लिए। यहाँ बाबर ने खाइयां खुदवाकर तोपों को जमाया। उनके पीछे मजबूत जंजीरों से जकड़ी हुई गाड़ियों और तिपाहियों की आड़ में तोपची और बंदूकची रखवाए। युद्ध से पहले ही बाबर ने तुलगुमा युद्ध पद्धति के अनुसार सारी सेना को व्यवस्थित कर दिया। राणा सांगा 13 मार्च 1527 को खानवा पहुंचे। इनके पास अपनी सेना को व्यवस्थित करने के लिए अधिक समय नहीं था। राणा सांगा के पास ना कोई तोप ना बंदूक थी। बाबर की तुलगुमा पद्धति से अनभिज्ञ सभी राजपूत 17 मार्च सुबह 9:30 बजे अपनी वीरता और नंगी तलवारों के साथ युद्ध भूमि में उतरे। अव्यवस्थित होते हुए भी राणा सांगा की सेना ने शत्रु की तोपों और बंदूकों का बड़ी वीरता से सामना किया। राणा सांगा इस युद्ध में हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरे। इस युद्ध में एक तीर महाराणा सांगा के सिर में लगा जिससे वह मूर्छित हो गए। राणा के मूर्छित हो जाने पर सरदारों ने रावत चुंडा के वंशज रतन सिंह चुंडावत को राणा के राज चिन्ह धारण करके युद्ध भूमि में उतरने को कहा, किंतु रतन सिंह चुंडावत ने कहा कि मेरे पूर्वजों ने मेवाड़ के सिंहासन का त्याग किया था, अतः मेरे लिए एक क्षण भी राज चिन्हों को धारण करना मेरे पूर्वजों की प्रतिज्ञा भंग करना होगा। लेकिन जो कोई राज चिन्ह धारण करेगा मैं वादा करता हूँ कि जब तक प्राण रहेंगे मैं उसकी रक्षा करूँगा। अंततः झाला अज्जा राज चिन्ह धारण करके राणा के हाथी पर सवार हुआ। राणा सांगा को सिरोही के शासक अखैराज दूदा मूर्छित अवस्था में युद्ध भूमि से बाहर ले गए। लेकिन सेना में खबर फैल गई कि राणा सांगा को घायल अवस्था में युद्ध भूमि से बाहर ले जाया जा चुका है तथा बाबर की तुलगुमा पद्धति से राणा की सेना चारों तरफ से घिर चुकी थी और राजपूतों पर तोपों से अग्नि वर्षा हो रही थी। शाम तक बाबर ने इस युद्ध में विजय हासिल की। उसने मृत राजपूतों की खोपड़ियों की मीनार बनाकर स्वयं को गाजी की उपाधि दी। बसवा नामक स्थान पर महाराणा सांगा की मूर्छा टूटी। सांगा ने होश में आते ही युद्ध की स्थिति के बारे में पूछा। सरदारों के द्वारा सारा वृतांत सुनाए जाने पर राणा सांगा ने उन्हें युद्ध भूमि से इतना दूर लाने के लिए बुरा भला कहा। महाराणा सांगा ने यहाँ प्रण लिया कि जब तक मैं इस हार का बदला नहीं ले लेता तब तक ना तो मैं पगड़ी बांधूंगा ना ही वापस चित्तौड़ जाऊंगा। राणा सांगा चित्तौड़ न जाकर रणथंभौर चले गए, जहां फिर से युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। बाबर ने राजपूतों की बची कुची शक्ति को नष्ट कर राजपूतों को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से सांगा के मुख्य सेनापति चंदेरी के जागीरदार मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए कूच किया। राणा सांगा ने सूचना मिलते ही अपने जागीरदार मेदिनी राय की सहायता तथा बाबर से बदला लेने के लिए चंदेरी की तरफ कूच किया। लेकिन कुछ सरदार फिर से एक और नए युद्ध के पक्ष में नहीं थे। राणा सांगा ने कालपी से कुछ दूर इरीच गांव में अपने सैन्य शिविर जमा लिए।
लेकिन वे राजपूत जो फिर से एक नए युद्ध के पक्ष में नहीं थे, इसी स्थान पर उन्होंने राणा सांगा को भोजन में विष दे दिया। स्वास्थ्य बिगड़ने पर राणा सांगा को इरीच से कालपी ले जाया गया, जहां 30 जनवरी 1528 को उस परम प्रतापी हिंदू वीर योद्धा ने देह त्याग दी। यहां से महाराणा सांगा के मृत शव को मांडलगढ़ में ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। इस तरह मेवाड़ ने एक वीर, उदार, कृतज्ञ, बुद्धिमान और न्यायपरायण शासक को खो दिया। चलिए जानते हैं कि बाबर ने राणा सांगा के बारे में अपनी पुस्तक तुझके बाबरी में क्या लिखा है। बाबर लिखता है कि महाराणा सांगा अपनी तलवार और बहादुरी के बल पर इतना शक्तिशाली हो गया था कि मालवा, गुजरात या दिल्ली का कोई भी शासक उसे अकेला परास्त ही नहीं कर सकता था। बाबर आगे लिखता है कि महाराणा सांगा के राज्य की वार्षिक आय 10 करोड़ थी। राणा की सेना में 1 लाख सैनिक, 7 उच्च कोटि के राजा, 9 राव और 104 छोटे बड़े सरदार रहा करते थे। कैसी लगी आपको महाराणा सांगा की यह महान गाथा? अपने विचार हमें कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।